एवरीवन, जीडी हियर। तो आज हम लोग ग्रुप 18 कवर करेंगे। ये मेरे पॉडकास्ट का चौथा एपिसोड है। पहले 3 एपिसोड्स में मैंने ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 को कवर किया है पी ब्लॉक के। आज ग्रुप 18, ठीक है। ग्रुप 18 जो है नोबल गैस फैमिली वाला ग्रुप है। काफ़ी आसान सा ग्रुप है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, क्योंकि नोबल गैस से रिएक्शन है नहीं, ज़्यादा एकदम नहीं है। खाली इसको एक बार पढ़ना है अच्छे से तो ये तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ग्रुप 18 शुरू करते हैं। तो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स क्या क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनिसन, ठीक है। हाँ, आपने नोट्स डाउनलोड कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप नोट्स के साथ साथ पढ़ रहे हैं इसको, तभी फ़ायदा मिलेगा, तभी याद होगा चैप्टर, ठीक है। नोट्स देखते देखते अगर आप पॉडकास्ट सुनेंगे तभी बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप ऐसे ही खाली सुनते रहे, ऐसे ही नोट्स पढ़ेंगे तो नोट्स याद होंगे, ना कुछ रिटेन होगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप पॉडकास्ट तभी सुने जब आप नोट्स सामने खोल के रखें, ओके। नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनिसन। ओजी जो है नया एलिमेंट है नीचे वाले ग्रुप में, नीचे वाले पीरियड में, उसका नाम है ऑर्गेनिसन, ओके। उसका हाफ लाइफ 0.7 मिली सेकेंड्स है, 0.7 मिली सेकेंड्स। अकरेंस इंपॉर्टेंट है नोबल गैसेस का, अलग से सिलेबस में लिखा हुआ है जेई के, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं इसको। इन एटमॉस्फेयर द अबंडेंस ऑफ गैसेस का ऑर्डर ये है: नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 78%, सबको पता है, क्लास 10th का बात है। ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%। तो आर्गन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, मतलब कि ये बात नोटिस करने का है कि क्वांटिटी ऑफ आर्गन इज ग्रेटर देन क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। मोस्ट ऑफ द प्लेस में कार्बन डाइऑक्साइड का वेरी करता है, लेकिन इतना वेरी नहीं करेगा कि आर्गन से ज़्यादा हो पाए। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन आर्गन से कम है एटमॉस्फेयर में। आर्गन के बाद जो गैसेस आते हैं, नियॉन, फिर हीलियम, फिर क्रिप्टन, फिर जेनॉन, फिर रेडॉन और ऑर्गेनिसन। रेडॉन और ऑर्गेनिसन तो एटमॉस्फेयर में मिलते भी नहीं है, नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर। तो अबंडेंस ऑर्डर क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन। आर्गन के बाद नियॉन, फिर हीलियम, फिर क्रिप्टन, फिर जेनॉन। आर्गन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन, ठीक है। रेडॉन और ऑर्गेनिसन दोनों ही नहीं मिलता है एटमॉस्फेयर में। हीलियम एंड नियॉन आर फाउंड इन पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड एक यूरेनियम का और होता है, U3O8 पिच ब्लेंड, मोनाजाइट एंड क्लीवाइट। तो PCM बोल सकते हैं, PCM के अंदर मिलता है। ट्रिक याद करने का कि हीलियम और नियॉन किसके अंदर मिलता है? PCM में। PCM क्या क्या है? पिच ब्लेंड, क्लीवाइट और मोनाजाइट। ये तीन मिनरल्स के अंदर हीलियम और नियॉन दोनों मिलता है, ठीक है। कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस, ओके। हीलियम का सोर्सेज देखो कितना सारा है। एक तो एटमॉस्फेयर में है, दूसरा हमारा पिच ब्लेंड, क्लीवाइट और मोनाजाइट में है। नियॉन भी है पिच ब्लेंड, क्लीवाइट और मोनाजाइट में। और एक और बात गौर करने का है कि आर्गन का कंसंट्रेशन CO2 से ज़्यादा है, जो कि अजीब सा बात है, लेकिन है। कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस, और कमर्शियल सोर्स हीलियम का क्या है? नेचुरल गैस, ठीक है। रेडॉन ऑब्टेन्ड एज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ 226 रेडियम। रेडॉन को कैसे बनाते हैं? जब 226 रेडियम डिके करता है, अल्फा पार्टिकल डिके होता है उसके अंदर जब, तो 22286 रेडॉन और 42He। अब देखो इस रिएक्शन में एक चीज़ बहुत अच्छा है, इसमें दो नोबल गैस एक साथ निकल रहा है। तो ये काफ़ी मतलब कि पूछा जा सकता है ये सवाल कि इस रिएक्शन में कितने नोबल गैस निकल रहे हैं, कौन सा रिएक्शन इसमें 2 नोबल गैस निकल रहा है। तो इसके अंदर 2 नोबल गैस निकल रहा है, एक तो 222 रेडॉन और एक 42 हीलियम, जो कि अपने अल्फा पार्टिकल होता है, जो कि हीलियम है। तो रेडियम का डीके प्रोडक्ट क्या क्या है? रेडॉन और हीलियम, ओके। ऑर्गेनिसन कैसे बनता है? ऑर्गेनिसन बनाने के लिए हम लोग कैलिफोर्नियम का कोलिशन करवाते हैं कैल्शियम के साथ, ओके। कैलिफोर्नियम का कोलिशन होता है कैल्शियम के साथ। कैलिफोर्नियम 249, कैल्शियम 48 कोलाइड्स, कि ऑर्गेनिसन 294 + 3 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। 2 रेडियो एक्टिव रिएक्शन है यहाँ पे। पहला रिएक्शन है 226 रेडियम ब्रेक्स गिव 222 रेडॉन + 4 हीलियम, ठीक है। और दूसरा 249 कैलिफोर्नियम + 48 कैल्शियम गिव्स 294 ऑर्गेनिसन। 249 कैलिफोर्नियम + 48 calcium
is 294 organosine and 3 neutrons. Okay. आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेड ऑन द ग्रुप, सारे बाकी भी ग्रुप्स की तरह इसमें भी वही हालत है. ठीक है. हीलियम इज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द इंटायर पीरियोडिक टेबल. तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि कौन सा ऐसे एलिमेंट है जो कतई इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता, कुछ भी कर लो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, सबसे ज़्यादा टफ किससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वह हीलियम. ठीक है. साइज इंक्रीजेज ऑन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स. ठीक है. अगले पेज पे आते हैं. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज सबका होता है क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन ना गेन करना चाहता है ना लूज करना चाहता है. एक्चुअली सब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है, फुल फिल्ड आउटरमोस्ट शेल है, तो इसीलिए ज़्यादा रिएक्शन की टेंडेंसी किसी का भी नहीं है. ओके. लेकिन फिर भी जो ऑर्डर है, जो एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है उस हिसाब से ऑर्डर है यहाँ पे. ओके. हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हीलियम सबसे पीछे चल जाता है. मतलब हीलियम का आयनाइजेशन एनर्जी भी सबसे ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सबसे ज़्यादा है. देखो यहाँ पे ऑर्डर बनाया हुआ है. जैसे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, साइन कंजर्व होता है पॉजिटिव नेगेटिव का. ठीक है. तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा जाए तो हीलियम जो है वो सबसे आगे चल जाता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है. और हम लोग वहाँ पिछले में पढ़े आयनाइजेशन एनर्जी भी हीलियम का सबसे ज़्यादा है. तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आता है कि हीलियम जो है उसका आयनाइजेशन एनर्जी भी सबसे ज़्यादा, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सबसे ज़्यादा अपने ग्रुप में. ओके. अपने ग्रुप में हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नियॉन का है. क्यों? क्योंकि हीलियम पीछे चल गया, नेगेटिव है, पीछे चल गया वो, और नियॉन का सबसे ज़्यादा हो गया, साइन सब पलट गया. तो सवाल पूछा जाए हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका है? नियॉन का. हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है? हीलियम का. हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका है? हीलियम का. ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं. सारे ये जो गैसेस है ये मोनोएटॉमिक होते हैं. दे आर कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, कुछ नहीं है, मतलब ज़िंदगी बर्बाद है. मोनोएटॉमिक है, रिएक्शन वैक्शन करने का टेंडेंसी है नहीं. कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है, पानी में स्पेरिंगली सॉल्युबल नहीं के बराबर सॉल्युबल है. लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज ओनली लंडन फोर्स एग्जिस्ट. लंडन फोर्स मतलब जो इंड्यूस डाइपोल फोर्स होता है. ठीक है. जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है जब किसी का डिस्टॉर्शन होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का. ये चीज़ पढ़ा हुआ होना चाहिए कि लंडन फोर्स का मतलब होता है इंड्यूस डाइपोल फोर्स. उसमें ये होता है कि मान लो दो एटम से एक में किसी भी कारण से कोलिजन या किसी भी कारण से उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब होता है, इधर या उधर जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो अपने बगल वाले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी डिस्टर्ब कर देता है, तो पोलराइज हो जाता है ओवरऑल. एक बहुत हल्का सा पोलराइजेशन होता है. वो हल्का सा पोलराइजेशन ही इसके अंदर एकमात्र फोर्स है जो एक्ट कर रहा है. ठीक है. नोबल गैसेस में कोई और फोर्स एक्ट नहीं करता, कोई भी और फोर्स एक्ट नहीं करता. इंड्यूस डाइपोल ही एक फोर्स है जो एक्ट करता है, उसको लंडन फोर्स भी बोलते हैं. ठीक है. डेंसिटी हीलियम लेस देन नियॉन लेस देन आर्गन लेस देन क्रिप्टन लेस देन ज़ेनॉन. लेकिन डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ जाता है. हीलियम हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस नोन, 4.2 केल्विन. हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस सबसे कम है. ठीक है. हाइड्रोजन से भी कम हीलियम का है. ध्यान रखना, हाइड्रोजन से कम है हीलियम का. मॉलिक्यूलर वेट पे जाएंगे तो गड़बड़ होगा. ठीक है. पोलैरिटी पे जाना है, डायटोमिक मोनोएटॉमिक पे जाना है, जैसे जाओ, लेकिन हीलियम का सबसे कम होता है. हाइड्रोजन से कंफ्यूज मत होना. हीलियम सबसे कम होता है. कितना होता है? 4.2 केल्विन. ओके. तो हीलियम हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस नोन, 4.2 केल्विन. इट बिहेव्स एज अ सुपर फ्लूइड एट अराउंड 2 केल्विन. तो ये सुपर फ्लूइड काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कभी जाके यूट्यूब पे देखना सुपर फ्लूइड क्या है. बहुत अच्छा फिनोमेना होता है इसमें हीलियम पागलों से बिहेवियर करने लग जाता है 2 केल्विन के बाद. कभी कभी जो उसका कंटेनर है, कंटेनर के ग्लास के साइड के ऊपर से चढ़ के बाहर निकल जाता है. कभी कभी ग्लास के अंदर से बाहर निकल जाता है बिना ग्लास को फोड़े, बिना ग्लास को डैमेज किए. इतना छोटा पार्टिकल होता है कि ग्लास के पोर्स के बीच से वो निकल जाता है. मतलब इतना अजीब लगता है वो. और कभी कभी दीवारों पर चढ़ के कंटेनर दीवार पर चढ़ जाता है और बाहर निकल जाता है. बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, कभी चेक करना. ये वो डिफ्यूजेस थ्रू मोस्ट मटेरियल्स लाइक रबर, ग्लास, प्लास्टिक्स. जैसे कहा कि उस टेम्परेचर की भी लैबोरेटरी मटेरियल में उसको कन्फाइन रखना बहुत मुश्किल है कि नीचे ऊपर दाएं बाएं कहीं से निकल जाता है. ये डिफ्यूजन टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इसका उस टेम्परेचर पे. ओके. लिक्विड हीलियम का बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन टेंडेंसी है.
अगला गैस का डिफ्यूजन टेंडेंसी भी देखें तो हीलियम का ज़्यादा है H2 से। हीलियम का डिफ्यूजन टेंडेंसी ज़्यादा है हाइड्रोजन से। भले हीलियम का मास ज़्यादा है लेकिन हीलियम मोनोटॉमिक भी तो है, इसलिए उसके लिए निकलना, उसके लिए जाना आना आसान है कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म। तो हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये है कि जो पहला कंपाउंड था नोबल गैसेस का वो था XCPTF6 जो कि बार्लेट ने प्रिपेयर किया था। अब कैसे प्रिपेयर किया था? बार्लेट एक कंपाउंड से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे O2PTF6 जो कि रेड कलर का था। तो उन्होंने नोटिस किया कि O2 का आयनाइजेशन एनर्जी और ज़ेनॉन का आयनाइजेशन एनर्जी लगभग बराबर है। ठीक है, असलियत में O2 का हल्का सा ज़्यादा होता है, O2 का हल्का सा ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे ठीक है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ेनॉन। तो उन्होंने सोचा अगर हम O2 की जगह या ज़ेनॉन को डालेंगे तभी कंपाउंड इसी टाइप का कुछ बनना चाहिए कंपाउंड। तो उन्होंने ट्राई किया और मिल गया कंपाउंड जो कि था XCPTF6 रेड कलर का, Xc प्लस एंड PTF6 माइनस। ठीक है, 2 आयन से बना है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट √8 है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से पढ़ा होगा PTF6 का अगर हम लोग बनाएंगे VBT से तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट √8 आएगा, यानी उसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ध्यान देने के बाद ये दोनों ही कंपाउंड्स कलर्ड हैं, दोनों ही रेड कलर है। ठीक है, O2PTF6 और XCPTF6 दोनों ही रेड कलर के हैं। ओनली 2 कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस आर कलर्ड जो कि यहाँ पे लिख दिया गया है। 2 ही नोबल गैस के कंपाउंड कलर्ड है, XCPTF6 जो कि रेड कलर का है और XCO6 4- जो कि येलो कलर का है। ओके, XCPTF6 रेड कलर का है, XCO6 4- येलो कलर का। अदर कंपाउंड्स आर KrF2 एंड RnF2। हालांकि इतने पॉपुलर नहीं क्योंकि उन्हें बनाना आसान नहीं है, इन्हें बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। कुछ का रेजिस्टेंस भी खाली कंफर्म किया गया है कि बन सकते हैं कि नहीं ये भी पता नहीं, इसीलिए नोबल गैसेस पर भी काम चल रहा है। तो अदर कंपाउंड्स का क्या है? KrF2 एंड RnF2। नो ट्रू कंपाउंड्स ऑफ आर्गन, नियॉन एंड हीलियम आर नोन। मतलब ये तीनों कोई भी कंपाउंड्स नहीं बनाते। आर्गन, हीलियम और नियॉन ये तीनों कोई भी कंपाउंड्स नहीं बनाते। क्रिप्टन, ज़ेनॉन के बारे में फिर भी थोड़ा बहुत है। ओके, हीलियम एंड नियॉन डू नॉट फॉर्म क्लैथरेट्स। क्लैथरेट बेसिकली होता है कि एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जैसे कि वाटर हुआ, क्विनॉल हुआ, ये सब इस जैसा चीज़ सब हीलियम या नियॉन को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर एक केज जैसा स्ट्रक्चर बना के, उसको क्लैथरेट बोलते हैं। ठीक है, वो भी ट्रू कंपाउंड्स नहीं होता है, वो बस नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स होता है क्लैथरेट्स। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो हीलियम और नियॉन वो नहीं बनाते, आर्गन बना सकता है। ठीक है, कंपाउंड फॉर्मिंग टेंडेंसी का ऑर्डर क्या है? हीलियम लेस देन नियॉन लेस देन आर्गन लेस देन क्रिप्टन लेस देन ज़ेनॉन। एक्सपेक्टेड था क्योंकि हीलियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वो सबसे कम टेंडेंसी रखेगा कंपाउंड बनाने का। ओके, अगला है XCF4। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। XCF4 प्लस O2F2, XCF4 प्लस O2F2 गिव्स XCF6 प्लस O2। यहाँ पे क्या हुआ कि जो फ्लोरीन है वो दोनों ऑक्सीजन पर अटैक किया, दोनों ऑक्सीजन को अलग कर दिया, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया और खुद ऑक्सीडाइज कर दिया ज़ेनॉन को। ओके, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन था। XCF4 प्लस O2F2 गिव्स XCF6 प्लस O2। तो O2F2 किसके तरह ऐड किया? फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ये पहले भी पढ़ा था फ्लोरीन वाले ग्रुप में कि O2F2 एक्ट्स एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे O2F2 फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह ऐड कर रहा है, फ्लोरीन दे दे रहा है अपना। ठीक है, XCF2, XCF4 and XCF6 are colorless crystalline solids and sublime at 298 Kelvin. They are colorless crystalline solids and they sublime at 298 Kelvin. याद रखने का बात है, क्रिस्टलाइन होता है, कलरलेस होता है। 2 ही कंपाउंड कलर है, क्या क्या? XCPTF6 रेड कलर, XCO6 4- येलो कलर। ठीक है, 2 ही कंपाउंड है जो कलर्ड है। और इसके सारे ज़ेनॉन फ्लोराइड्स तो सारे ही पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, ये पता ही होना चाहिए। दे आर रेडी टू गिव फ्लोरीन। यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रोलिसिस का टेंडेंसी तीनों ज़ेनॉन फ्लोराइड्स का HCF2, HCF4 और HCF6 तीनों में अलग अलग तरह का रिएक्शन हो रहा है। HCF2 में जब H2 डालेंगे, जब उसका हाइड्रोलिसिस होगा तो रेडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक है। Hc अलग, O2 अलग, HF अलग, ठीक है। HCF4 में जब H2O डालेंगे तो Hc अलग, HCO3, HF और O2, यहाँ डिस्प्रॉप होगा। यहाँ हुआ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन सेकंड वाला, HCF4 वाला। और HCF6 के साथ जब करेंगे तो सिर्फ HCO3 और HF बनेगा, जो कि रेडॉक्स रिएक्शन भी नहीं है। इसको याद कैसे रखें? जो सबसे छोटा है, मतलब HCF2, वो ऑक्सीजन से दूर रहता है। समझो तो सर HCF2 जो सबसे छोटा है वो ऑक्सीजन से दूर रहता है। जब बच्चा हाई स्कूल में होता है, यानी कि HCF4 में, तो कुछ बच्चे ऑक्सीजन के साथ रहते हैं, कुछ बच्चे ऑक्सीजन से दूर रहते हैं, ठीक है। और जब बच्चा कॉलेज पहुंच जाता है या फिर शादी के बाद, मतलब बड़े होने के बाद, तो ये सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ रहते हैं। कैसे याद करना है इसको? छोटा बच्चा ऑक्सीजन से दूर रहता है, कॉलेज का बच्चा ऑक्सीजन के साथ भी रहता है और कुछ ऑक्सीजन के से अलग भी रहता है, दोनों टाइप का होता है। और बहुत बड़ा बच्चा, मतलब कि एडल्ट, वो ऑक्सीजन के साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये वो याद करने का तरीका बहुत अच्छे से याद हो जाता है इससे। HCF2 रेडॉक्स करता है, HCF4 डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, और HCF6 वाला रिएक्शन ना रेडॉक्स एंड डिस्प्रोप, वो एक नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। जो लास्ट रिएक्शन है HCF6 प्लस H2O गिव्स HCO3 प्लस HF, उस रिएक्शन में HCOF4 और HCO2F2 भी बनता है, लेकिन वो भी हाइड्रोलाइज होके HCO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले असल में HCF6 से HCOF4 बनेगा, एक ऑक्सीजन जुड़ा, ठीक है, 2 फ्लोरीन हटा। अगले स्टेप में एक और ऑक्सीजन जुड़ा, 2 और फ्लोरीन हटा। फिर अगले स्टेप में एक और ऑक्सीजन जुड़ा, 2 फ्लोरीन हटा, तो HCO3 बन जाएगा इवेंचुअली, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। दोनों होता है, असल में यहाँ पे ये कंसेप्ट समझाना पड़ रहा है क्योंकि एक सवाल है इधर में। इलेक्ट्रॉन पेयर में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को काउंट करते हैं, क्योंकि सवाल में पूछा जाए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर इन दिस कंपाउंड, तो उसमें तुमको लोन पेयर भी काउंट करना है और बॉन्ड पेयर भी काउंट करना है, ओके। मल्टीपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड सुपर पेयर्स, सुपर पेयर बोलते हैं इसको। केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट से यहाँ पे काफ़ी सारे इसके कंपाउंड्स हैं ज़ेनॉन के, जिसमें इस तरह का सवाल बन सकता है, इसीलिए यहाँ पे इसे कवर कर लिया है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसको बोलते हैं? लोन पेयर या बॉन्ड पेयर, दोनों को ही जोड़ के मिला जुला के उसको इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स आर सुपर पेयर्स, SO2 यहाँ एल्काइन का एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें सुपर पेयर है। तो HCF6 बहुत है ना, काम आएगा अभी। HCF6 has 6 electron pairs with respect to central atom. HCF6 has 6 electron pairs with respect to central atom. तो इसमें 6 है, क्यों? सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में 6 बॉन्ड पेयर्स है। HCF बॉन्ड्स कितने हैं? 6, तो इसीलिए 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। और टोटल मिला के कितना है? टोटल मिला के 25 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। कैसे? फ्लोरीन के लोन पेयर्स को काउंट करो, हर फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर, ओके। हर फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर उधर और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, ओके। तो टोटल मिला के हो गया 25 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। कैसे वो 25 है फिर से देखते हैं हम लोग, चलो। हर फ्लोरीन के ऊपर कितना लोन पेयर? 3 लोन पेयर, कितना हो गया? 6 फ्लोरीन मिला के 18 लोन पेयर हो गया, ओके। फिर 6 बॉन्ड पेयर आया, HC और F का बॉन्ड पेयर आया, 6 आया, 18 और 6 कितना हुआ? 24। ये एक और कहाँ से आया? ज़ेनॉन पे एक लोन पेयर है अभी भी, ज़ेनॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, वो 6 इलेक्ट्रॉन दिया है फ्लोरीन के साथ, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है अभी भी, तो वो एक लोन पेयर और ऐड होगा, तो 25 हो गया। 25 कैसे हुआ? एक लोन पेयर ज़ेनॉन का, 6 बॉन्ड पेयर और हर फ्लोरीन का 3-3 लोन पेयर, ओके। Xenon fluorides react with fluoride ion acceptors to form cation and fluoride ion donors to form fluoroanions.
तो एक बार ये लाइन समझते हैं। ज़ेनॉन फ्लोराइड्स रिएक्ट विद फ्लोराइड एक्सेप्टर्स, मतलब अगर एक्सेप्टर के साथ रिएक्ट करेगा तो जो फ्लोराइड है वो कैटायन बना लेगा, अपना फ्लोरीन दे देगा। अगर फ्लोराइड एंड डोनर के साथ रिएक्ट करेगा तो फ्लोरीन ले लेगा, मतलब ये दोनों तरह से ऐड कर सकता है। ज़ेनॉन फ्लोराइड्स फ्लोरीन दे भी सकते हैं और फ्लोरीन ले भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि सामने वाला रिएजेंट कैसा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं XCF2 + PF5। अब PF5 क्या है? फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर। PF5 इज़ अ फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर। तो क्या करेगा? XCF2 से एक फ्लोरीन ले लेगा और XCF+ एंड PF6- बना देगा। ठीक है, XCF4 + SbF5 करेंगे तो XCF3+ एंड SbF6-। ये भी यहाँ पे ये हुआ कि जो SbF5 है वो भी फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है, तो फ्लोरीन आयन ले लेगा इससे और XCF3+ और SbF6- बना देगा। XCF6 + MF, यहाँ M जो है वो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम या सीशियम है, लिथियम नहीं है। ये बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें लिथियम नहीं है। ठीक है, तो XCF6 + MF फॉर्म्स M + XCF6-। यहाँ पे जो फ्लोराइड है वो फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब जो मेटल है वो फ्लोराइड आयन दे रहा है और XCF6 जो फ्लोराइड आयन ले रहा है। ठीक है, फ्लोराइड आयन कहाँ से कहाँ गया? मेटल से XCF6 तक, तो यहाँ पे वो एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो M + XCF7- ये बनता है कंपाउंड। XCF6 क्या है? कैप्ड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है और XCF7 भी क्या है? कैप्ड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे M जो है वो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम कुछ भी हो सकता है, लेकिन लिथियम नहीं हो सकता। ठीक है, पर ध्यान रखने का लिथियम नहीं हो सकता। नीचे भी सवाल है विच डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिथियम आएगा। LiSCF7 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी सब एग्जिस्ट करता है। ओके, सॉरी वहाँ पे कट करना पड़ा था। मेरे नेबर ने डिसाइड किया था कि उसे अभी घर में सारी कीलें ठोकनी है, तो कंटिन्यूसली धन 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 का आवाज़ आ रहा था। तो अब जाके शांत हुआ, उम्मीद है वो दोबारा चालू ना करे, कुछ लाइन्स बची है। ठीक है, तो हम ज़ेनॉन फ्लोराइड्स का बात कर रहे थे, ज़ेनॉन ऑक्साइड्स का, सॉरी। तो विच आर एक्सप्लोजिव? XCO3, XCO2F2, XCO4 और XCF6। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सा एक कॉमन लॉ चलता है कि दोज कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन आर एक्सप्लोजिव इन विच ओनली ज़ेनॉन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। मतलब अगर उसमें फ्लोरीन हुआ तो वो एक्सप्लोजिव नहीं है। वैसे XCO3 है, XCO4 है, वो एक्सप्लोजिव है, लेकिन फ्लोरीन जिसमें होगा वो एक्सप्लोजिव नहीं है। इन XCO4 विच d ऑर्बिटल इज, मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आना शुरू, और ये मतलब हर चीज़ को अभी बीच में आवाज़ करना ही है मेरे पॉडकास्ट के। उफ, ठीक है। इन XCO4 विच d ऑर्बिटल इज नॉट यूज्ड इन बॉन्डिंग, DZ2 को यूज़ नहीं होता। इन एक्सट्रीम केसेस dx2-y2 फॉर्म्स पाई बॉन्ड बट dz2 कैन नॉट। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड में सारा d ऑर्बिटल्स यूज है पे, सिवाय dz2 के। ठीक है, एडवांस टाइप का सवाल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। विच हैज़ कैप्ड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, तो XCF6 में कैप्ड ऑक्टाहेड्रल है, ऊपर पढ़ा था। XCF7- में भी कैप्ड ऑक्टाहेड्रल है, ऊपर वो स्ट्रक्चर। XCF6 + MF gives M + XCF7-। हाँ, मैं देखा था, तो वहाँ पे भी ये था कैप्ड ऑक्टाहेड्रल से कैप्ड ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। यहाँ पे भी वही है, XCF6 कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, XCF7- कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। ओके, XCOF4 कैप्ड ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा। XCF8-, ये नया कंपाउंड है। इसका स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ऐसा मतलब मान लो बीच में ज़ेनॉन है, ज़ेनॉन एक प्रिज्म के टॉप पे, उसके नीचे एक प्रिज्म है, इसके नीचे एक प्रिज्म है और उसके ऊपर एक इन्वर्टेड प्रिज्म है। वो ज़ेनॉन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जो उनके वर्टेक्स पे। ठीक है, और जो प्रिज्म का जो एंड है, बेस, प्रिज्म का जो स्क्वायर बेस है, उस स्क्वायर बेस पे फ्लोरीन एटम्स अटैच्ड है। ठीक है, और वो एकदम एंटी फॉर्म में अटैच्ड है, मतलब ऊपर वाला फ्लोरीन नीचे, नीचे वाला फ्लोरीन नहीं आता है, दोनों के गैप में आता है। ठीक है, इस तरह से अटैच्ड है। ये भी NCERT में नहीं दिया हुआ ये पॉइंट, ये एक्स्ट्रा है। XCF8-, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होता है। और बी ऑप्शन जो है SCF6, तो हम लोग ने VBT में पढ़ा हुआ होता है कि वो कैप्ड ऑक्टाहेड्रल होता है।
HCF7- इंफॉर्मेशन बेस्ड है, उसके लिए कुछ प्रूफ नहीं दे सकते। XeO3 इज कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड, क्योंकि उसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, ठीक है। XeOF4 इज कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। यूजेस में हीलियम का ही ज़्यादातर यूज है इसमें। हीलियम इज नॉन इन्फ्लेमेबल लाइट गैस, यूज़ होते वेदर बैलून्स में, लाइटेस्ट गैस नहीं है। ये बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई में इसमें सवाल आ गया था, उसमें लिखा था एकदम चुपके से, उसमें लिख दिया था इट इज़ द लाइटेस्ट गैस, वो ऑप्शन गलत होता, इनकरेक्ट पूछा था उसमें। तो कई बच्चों को समझ नहीं आता इनकरेक्ट है ही क्या, क्योंकि कोई लाइटेस्ट पे ध्यान नहीं दे रहा था, सब लाइट पढ़ के छोड़ दे रहे थे उसको। तो ये लाइटेस्ट नहीं है, लाइटेस्ट है हाइड्रोजन, ठीक है। हीलियम लाइट गैस है, हाँ हाइड्रोजन के बाद अगला यही है, अलग बात है। लाइटेस्ट क्या है, हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन काफ़ी एक्सप्लोसिव हो जाता है, तो इसीलिए हीलियम को यूज़ करते हैं वेदर बैलून्स के अंदर। हीलियम इज़ यूज्ड टू फिल बैलून्स इन गैस फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ओके। हीलियम इज़ यूज्ड एज अ डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन इन डाइविंग अपैरेटस, स्कूबा डाइवर्स हीलियम के साथ डाइल्यूट करते हैं ऑक्सीजन को। नियॉन इज़ यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब्स, नियॉन लैम्प्स फॉर एडवर्टाइजमेंट। सबका यही मेनली यूज़ है कि डिस्चार्ज ट्यूब्स में लाइट एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होता है, अलग अलग कलर्स के लिए। नोबल गैसेस का मेन यूज़ यही है। आर्गन इज़ यूज्ड टू क्रिएट इनर्ट एटमॉस्फेयर इन हाई टेम्परेचर प्रोसेसेस, ठीक है। मेटलर्जी का कोई भी रिएक्शन होता है, मेटलर्जी में कुछ भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे करना होता है तो इनर्ट एटमॉस्फेयर देना होता है। अगर एयर में करेंगे तो वो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से तुरंत रिएक्ट कर लेगा, जो भी एलिमेंट है। इसलिए हाई टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन कंडक्ट कराना होता है तो हम लोग आर्गन का इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं। ये इलेक्ट्रिक बल्ब्स को फिल करने में भी काम आता है, उसके अंदर भी टंगस्टन काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होता है, तो वहाँ पर अगर ऑक्सीजन रहा तो तुरंत ऑक्सीडाइज होकर टूट जाएगा, तो इसीलिए अंदर में आर्गन भरा जाता है, ओके। लिक्विड हीलियम इज़ अ क्रायोजेनिक एजेंट एंड इज़ यूज्ड, क्रायोजेनिक एजेंट मतलब बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर तक सस्टेन कर सकता है। लिक्विड हीलियम पता ही है सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है उसका 4.2 केल्विन, तो इसलिए काफ़ी लो टेम्परेचर रहता है। लिक्विड हीलियम इज़ अ क्रायोजेनिक एजेंट and to sustain powerful magnets is used to sustain powerful magnets in NMR and MRI, ठीक है। तो ये यूजेस था नोबल गैसेस का। इसके साथ ही हम हमारा ग्रुप 18 भी कवर अप करते हैं, हो गया ये भी। तो पी ब्लॉक 12th के बुक से, 12th के NCERT से कंप्लीट हो गया है। इसके आगे मैं पी ब्लॉक का 11th वाला पार्ट बना दूंगा, फिर एस ब्लॉक, फिर डी और एफ ब्लॉक, ठीक है। सारे पार्ट्स मैं धीरे धीरे कवर कर लूँगा। आपको अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसे फॉलो करें, इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ें, इसे समझें, सबके लिए अच्छा होगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे।